ओके। तो चलिए बेटे, लास्ट क्लास के अंदर मैंने क्या करवाया था। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक चैप्टर स्टडी कर रहे थे, दैट इज द कॉस्ट, एक चैप्टर था। ठीक है। और कॉस्ट वाले चैप्टर में मैंने जो लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया था वो था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, TFC, टोटल फिक्स कॉस्ट। मैंने आप लोगों को समझाया था कि फिक्स्ड फैक्टर्स को परचेज करने के ऊपर जो भी पैसा खर्च प्रोड्यूसर करता है उसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास के अंदर हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे कि भैया टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं, उसकी बात करेंगे। टोटल कॉस्ट की बात करेंगे और उनके डायग्राम्स की भी बात करेंगे। और अगर समय रहेगा तो हम लोग एवरेज कॉन्सेप्ट पे भी मूव करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटे हम आज की क्लास। टोटल वेरिएबल कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये टोटल फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपको मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। और मैंने इसका पूरी मीनिंग, इसकी डायग्राम वगैरह क्लियर कर दिए थे आपको। आज हम स्टार्ट करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ आपको। जी, तो हेडिंग डाल लीजिए बेटे आप लोग, एक मिनट जरा। बेटे कॉस्ट चैप्टर कॉस्ट चल रहा है बेटे, चैप्टर मानव। और कॉस्ट चैप्टर के अंदर ऑलरेडी मैं एक क्लास दे चुका हूँ, आज सेकंड क्लास है उसकी, कॉस्ट वाले की। ओके, कोई बात नहीं बेटे, ठीक है। फाइन। तो जो हमने हमारे जो कॉन्सेप्ट है उसमें, जैसे आज जो हमारी दूसरी वाली कॉस्ट जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो है, एक मिनट को जरा, एक मिनट बेटे, एक मिनट, थोड़ा सा ये ना मार्कर थोड़ा सा ऐसे करता है। जी, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं, एक मिनट को। हाँ बेटे, प्रोडक्शन फंक्शन तो हो गया, प्रोडक्शन फंक्शन तो मैंने करवा दिया था। ये कॉस्ट वाला चैप्टर चल रहा है, उसकी तो प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं इसको आप। चाहे तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं भेज भी दूंगा उसको। ठीक है, ओके। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो कि टोटल TVC कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, TVC। ये क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं, इसकी लैंग्वेज लेते हैं। देखिए, इट इज द राइट डाउन, इट इज द expenditure incurred, it is the expenditure incurred, it is the expenditure incurred by a producer, by a producer on using or purchasing, using or purchasing variable factors, variable factors। तो बेटे वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करने या परचेज करने पे जो भी पैसा खर्च होगा प्रोड्यूसर का, वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, जैसे एग्जांपल हो सकता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। वेजेस अगर हमने पेड करी है, वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी, एटसेट्रा। तो वेरिएबल फैक्टर्स को परचेज करने
या वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करने, उनकी सर्विसेज को यूज करने पे जो भी पैसा प्रोड्यूसर खर्च करता है बेटे, वो कहलाती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। अब इसको और भी कई नाम है, जैसे इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, इसको प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं बेटे, कॉमा डायरेक्ट कॉस्ट, इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, और अवॉइडेबल कॉस्ट, और अवॉइडेबल कॉस्ट, ये इसके अदर नेम। जैसे फिक्स कॉस्ट के मैंने अदर नेम लिखवाए थे, ऐसे इसको प्राइम कॉस्ट कह लीजिए, डायरेक्ट कॉस्ट कह लीजिए, या इसको हम लोग अवॉइडेबल कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि प्रोड्यूसर वेरिएबल फैक्टर्स को खरीदने के ऊपर पैसा खर्च करता है, उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं कि इसका एक शेड्यूल बना के देखते हैं, उसका नेचर समझते हैं कि कैसा नेचर होता है इसका, और इसका डायग्राम भी बना के देखते हैं। चलिए, तो अगर हम इसका शेड्यूल और डायग्राम बनाएं तो देखिए कैसे बनेगा। लेट्स सी, जैसे यहां पर हम ले लेते हैं बेटे आउटपुट, आउटपुट मतलब यूनिट्स, हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरे कॉलम में हम ले लेते हैं टीवीसी यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जैसे मान लीजिए हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, मतलब ये हम लोग आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट का क्या नेचर होता है, अगर हम एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी बेटे 0, क्योंकि कोई पैसा ही नहीं खर्च हो रहा, तो वेरिएबल कॉस्ट 0 हो जाती है। एक प्रोड्यूस किया तो मान लीजिए 10 हो गई, फिर एक और प्रोड्यूस किया, 2 प्रोड्यूस किए तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़कर 18 हो गई, 18 हो गई, फिर और प्रोड्यूस किया 24 हो गई, और प्रोड्यूस किया 28, और प्रोड्यूस किया 35, और प्रोड्यूस किया हमने, मान लीजिए हो गया आपको 48, 63 एंड सो ऑन। तो अगर अब आप इसको ध्यान से देखें, इसको इसके नेचर को समझने की जरूरत है, और आपको समझाने की जरूरत है मुझे कि इसके बारे में 2 बातें जान लीजिए, 2-3 बातें जो मैं लिखवाऊंगा अभी अभी। पहले मैं जरा आपको यहाँ समझा दूं। पहली बात तो ये है कि बेटे 0 लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट 0 हो सकती है या होती है, क्योंकि जब हम माल बनाएंगे ही नहीं तो वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, उसका पैसा खर्च होगा ही नहीं, तो वेरिएबल कॉस्ट तो 0 हो जाएगी। दूसरी बात कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये बढ़ती जा रही है। देखो 10, 18, 24, 28, 35 बढ़ती जा रही है, ऑलवेज बढ़ती है। और बड़ा कॉमन सेंस है यार, अगर हम ज्यादा माल बनाएंगे तो ज्यादा वेजेस, ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, कम माल बनाएंगे तो कम लगेगा। तो एक चीज और अपने दिमाग में डाल लीजिए कि भैया वेरिएबल कॉस्ट हमेशा बढ़ती, अब बढ़ती कैसे है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बढ़ने का नेचर क्या है। तो अगर आप इसके बढ़ने का नेचर देखें, बढ़ तो हमेशा रही है, 10, 18, 24, 28, 35, 48, 63, बढ़ तो हमेशा रही। बढ़ कैसे रही है, पहले तो बेटे 0 से 10 हुई तो कितना बढ़ी, 10 यूनिट्स बढ़ी, 10 रुपए बढ़ी मान लो। फिर 10 से 18 हुई बेटे, कितना बढ़ी, 8 बढ़ी। बढ़ी तो सही, लेकिन बढ़ने की जो नेचर था, उसका रेट था, वो कम हो गया। फिर और बढ़ी, आपके पास 6 यूनिट्स इंक्रीज हुई, फिर 4 यूनिट्स इंक्रीज हुई। आप देख रहे हो कैसे बढ़ रही है, बढ़ कैसे रही है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले बेटे डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, देखो 28 से फिर 35 हो गई, अब ये 7 यूनिट बढ़ गई। फिर 35 से 48 हो गई तो 13 यूनिट्स इंक्रीज हो गई, ये 13 यूनिट्स है, ये 13 है बेटे, 13 लिख रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद 48 से 63 हो गई तो 15 यूनिट्स इंक्रीज कर गई। तो आप देख सकते हैं कि पहले तो ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है, उसके बाद ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। तो अब इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली शो करना चाहूँ तो डेटा दिखाने की जरूरत नहीं है, कॉपी में तो लिख रहे हैं, लेकिन डायग्राम में बिना डेटा के हम इसको क्रिएट करेंगे, देखेंगे आप, जरा ध्यान से देखिए। इसका रेट आपको पता होना चाहिए। तो देखो मैं अगर इसका यहाँ डायग्राम बनाऊं इसका प्रॉपरली,
ये वाई एक्सिस है। यहां पर बेटे आप आउटपुट लिखेंगे, आप कितना माल बना रहे हैं। यहाँ पर आप कॉस्ट लिख सकते हैं या आप टीवीसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटे पहले ये डिमिनिशिंग नेचर से बढ़ रही है, उसके बाद ये इंक्रीजिंग नेचर से बढ़ रही है। तो देखिए कैसे जाएगी, देख ध्यान देना जरा। ओरिजिन से स्टार्ट होगी, ये ओरिजिन से स्टार्ट होगी, ठीक है। ऐसे जाएंगे। पहले ये बेटे ये जो इस तरीके से इंक्रीज कर रही है ना बेटे, ये जो आपकी इस तरीके से बढ़ रही है, देख रहे हो, ये जो बढ़ रही है, ये यहां से लेके यहां तक ये जो बढ़ रही है, ये इसकी डिमिनिशिंग नेचर है। पहले धीरे धीरे बढ़ रही है, उसके बाद जब यहां से ऊपर की तरफ चली गई तो ये इंक्रीजिंग नेचर। तो ये इसी तरीके से बनती है, इसे इनवर्स एस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं कि जो टीवीसी कर्व होता है वो इनवर्स एस शेप का होता है। और इनवर्स एस का क्या मतलब होता है बेटे, इनवर्स एस का मतलब होता है कि पहले ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी, उसके बाद ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। इसका मतलब इनवर्स एस कहते हैं, उल्टा एस कहते हैं, ठीक है। ध्यान से बनाना, ओरिजिन से स्टार्ट करती है जीरो, यहां से पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी, कोई भी चीज डिमिनिशिंग से बढ़ेगी तो ये वाली शेप लेगी कौन के, फिर ये इस तरीके से। क्लियर हो गया सबको। अभी जो दो तीन बातें जो मैंने आपको बोली है वो यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ। ये डायग्राम बनाने के लिए अगर आप इसको डेटा से बनाएंगे तो भी कुछ ऐसा ही नजर आए, अदरवाइज आप नॉर्मल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और डेटा को भी याद करने की जरूरत नहीं है बेटे, आपको बस ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको डेटा लेना है तो टीवीसी को हमेशा इंक्रीज करना है। पहले इसको डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करना है, उसके बाद उसको इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना है, चाहे डेटा कोई भी 10 की जगह 20 भी ले सकते हैं। फिर 20 के बाद उसको डिमिनिशिंग से बढ़ाएंगे तो 15 से इंक्रीज कर देना, ऐसे सो, ठीक है। तो चलिए दो तीन बातें मैं इसके बारे में यहाँ लिखने वाला हूँ, वो भी राइट डाउन कर लेना। पहली बात, एक मिनट जरा, पहली बात लिखनी है, लिखो। फर्स्ट है बेटे, फर्स्ट पॉइंट, पहला है एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, at zero level of output, comma, TVC is also zero. TVC is also zero. Zero level of output पे zero होती है। दूसरी बात, as output rises, as output rises, ये rises लिख रहा हूं बेटे, ESA, comma, TVC initially, TVC initially, ये initially लिखा है बेटे, rises at diminishing rate, पहले diminishing rate से बढ़ती है, डिमिनिशिंग लिख रहा हूं बेटे, मैं दोबारा लिख देता हूं, rises at diminishing rate, then it starts rising, then it starts rising at increasing rate. पहले बेटे ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, उसके बाद ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू कर देती है। ओके, एक बात और लिखनी है, आपने ये लिख लिया होगा बेटे, डन बेटे। नेक्स्ट पेज पे चलूं, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटे। तीसरी बात ये लिखनी है कि भैया इनवर्स एस शेप का होता है, वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखा रहा हूं। तीसरी बात ये है बेटे, थर्ड पॉइंट, टीवीसी कर्व looks like inverse, TVC curve looks like inverse S shaped,
इनवर्स एस शेप का नजर आता है। क्यों? ड्यू टू, एक नंबर में पूछ लेता है कि इनवर्स एस क्यों नजर आता है, तो आप आंसर देंगे ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये जो हमने पीछे वाले चैप्टर में किया था ना, याद होगा आपको, प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर में। जिसने नहीं पढ़ा है तो वो देख सकता है, मैंने प्लेलिस्ट आपको ग्रुप में भी भेजी हुई है बेटे, और चैनल पे भी है ये। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण बेटे ये एस शेप का होता है। बहुत ज्यादा अभी फिलहाल डीप में जाने की जरूरत नहीं, बाद में क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर कोई आपसे एक मार्क्स में पूछता है भैया टीवीसी कर्व एस शेप का क्यों नजर आता है, तो आप बोलेंगे भैया क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम कर रहा होता है, इसलिए वो एस शेप का नजर आता है, इनवर्स एस शेप का नजर आता है। क्लियर हो गया बेटे टीवीसी के बारे में? चलिए, तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें समझ में आई कि भैया टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। अब हम बात करेंगे टोटल कॉस्ट। हमारे कॉन्सेप्ट आएगा टोटल कॉस्ट। चलिए लिखते हैं टोटल कॉस्ट के बारे में। चलिए यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को हम टीसी कह सकते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट होता क्या है? बड़ा सिंपल सी बात है टोटल कॉस्ट की कहानी। तो इट इज द सम टोटल ऑफ, राइट डाउन, it is the sum total of, it is the sum total of sum total of total fixed cost, total fixed cost and total variable cost. And total variable cost, that is, आप इसको फॉर्मूले की शेप में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जो टोटल कॉस्ट होती है वो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को जोड़कर आती है। अब अगर हम इसको शेड्यूल और डायग्राम से बनाने की कोशिश करें तो देखिए जरा, पहले शेड्यूल क्रिएट करते हैं इसका, देखना, ध्यान देना। जैसे यहाँ पर तो हम वही ले लेते हैं, आउटपुट ले लेते हैं, आउटपुट कितना माल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं हम लोग पहले टोटल फिक्स कॉस्ट ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और उसके बाद यहाँ टोटल कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि जो टोटल कॉस्ट आएगी वो दोनों को जोड़ के ही आएगी। ये टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ओके, चलिए। तो आपको पता है टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स रहती है, वो तो चेंज होती नहीं है। टोटल फिक्स कॉस्ट तो ऑलवेज कैसी रहती है बेटे? फिक्स रहती है, वो तो चेंज नहीं होती है। तो वो चेंज अगर नहीं होती है तो मान लीजिए 10 ले लेते हैं, तो वो तो 0 पे भी 10 ही रहेगी, तो 10 है ऑलवेज। 10, 1 पे भी 10 है, 2 पे भी 10 है, वो ऑलवेज 10। 10 का मतलब है कांस्टेंट रहती है, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, वो चेंज नहीं होता, ठीक है बेटे। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो मैंने अभी आपको सिखाई, 0 पे तो 0 होती है और वो ऑलवेज राइज करती है। पहले डिमिनिशिंग रेट से राइज करती है, फिर इंक्रीजिंग रेट से राइज करती है, लेकिन राइज ऑलवेज करती है। नंबर आप कोई भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 पे 10 हो गई, 2 पे 18, 24, 28, 35, नंबर में वही ले रहा हूँ, क्या इजी रहेगा आपके लिए, 48, 63, ठीक है। तो ये तो आपका भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई।
अब अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है तो अभी अभी मैंने क्या फॉर्मूला दिया है बेटे, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट देना, 1 मिनट, ठीक है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि टोटल कॉस्ट है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों को सब टोटल करते हैं, तो कर लीजिए। जीरो लेवल पे आप देखिए, जीरो पे कितनी आ गई, 10 + 0 कितना आ गया ये, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। वो 10 + 0 कितना हो गया, 10 हो गया। फिर 10 + 10 कितना हो गया, 20। देन 10 + 18 कितना हो गया, 28। 10 + 28 24, 38, 34, 34। 10 + 28 38। 10 + 35 45, 45 है ये। 10 + 48 58। 10 + 63 दैट इज 70। तो आप देख सकते हैं ये ऑलवेज राइज कर रही है, ऑलवेज राइज कर रही है, ये भी राइज कर रही है। और दो तीन बातें अगर आप इसको ध्यान से देखें, सबसे पहली बात कि टोटल कॉस्ट जीरो लेवल पे भाई जीरो नहीं हो रही। कोई बता सकता है बेटे क्यों जीरो नहीं हो रही, क्योंकि टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स कॉस्ट इंक्लूड है, और टोटल फिक्स कॉस्ट जब खुद जीरो नहीं होती तो ये इसको कहां से जीरो होने थी, तो इसके अंदर इंक्लूड है। दूसरी बात, जब हम इंक्रीज कर रहे हैं आउटपुट को 1 2 3 4 5 6 7, जब हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन इंक्रीज किस तरीके से हो रही है जरा ध्यान से देखना, 10 से 20 हो गई, 10 बढ़ी। 20 से 28 हो गई, 8 इंक्रीज करा। 28 से 34 हो गया, 6 इंक्रीज किया। तो अगर हम ध्यान से देखें ये उसी तरीके से बढ़ रही है बेटे जैसे टीवी से इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि जब हम, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब हम आउटपुट को इंक्रीज करते हैं तो टोटल कॉस्ट किसका बिहेवियर शो करती है, सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर शो करती है। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का बिहेवियर तब शो नहीं करती जब बढ़ती है, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट तो बेटे कांस्टेंट रहती है। तो ये किसका शो करेगी बिहेवियर, सिर्फ बिहेवियर शो करेगी ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बढ़ते समय। क्लियर होगी बात, बस जीरो तो होती नहीं है। तो इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली बनाऊं तो ध्यान से देखना, इसका डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में बाकी बातें तो मैं लिखवा ही दूंगा। डायग्राम अगर हम इसका बनाए ध्यान से देखना। कॉस्ट के अंदर डायग्राम्स के बहुत ध्यान रखने हैं हम लोग को, बहुत ही बारीकी है इसके डायग्राम्स के अंदर। आउटपुट ये कॉस्ट है बेटे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्रिएट करूंगा टोटल फिक्स कॉस्ट। सबसे पहले तो मैं टोटल फिक्स कॉस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। जैसे ये मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट ले, इस कलर से ले लेते। टोटल फिक्स कॉस्ट तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, क्योंकि ये चेंज तो होती नहीं है, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, मान लीजिए 10 है, ठीक है। अब मैं क्रिएट करता हूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनेगी, पहले डिमिनिशिंग और फिर इंक्रीजिंग, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई, बन जाएगी नॉर्मल। अब बेटे ध्यान रखना, सब बच्चे ध्यान रखना, बनेगा कैसे, जैसे कैसे बनती है, अब आपको टोटल कॉस्ट कैसे बनानी, दो तीन बातें ध्यान रखना डायग्राम बनाते समय, नहीं तो बनेगा नहीं, गलत बन जाएगा। क्या बात है, देखो जितना ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस देख रहे हो, ये डिस्टेंस, ये वाला, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, एक मिनट बोलिए, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जो है, इतना ही डिस्टेंस हमेशा होना चाहिए टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। जब मैं टोटल कॉस्ट बनाऊंगा तो इतना ही डिस्टेंस आना चाहिए हमेशा। तो इतना यहाँ इस पॉइंट से इस वाले जगह से, इस वाली जगह से आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग में पॉइंट ले लीजिए, इतना ही ऊपर ले, जितना ये है ना बेटे, जितना ये डिस्टेंस नजर आ रहा है ना, ठीक इतना ही डिस्टेंस आप यहाँ अप्रोक्सीमेटली ले लीजिए, या स्केल से भी आप ले सकते हैं, जैसे अपने यहाँ ले, यहाँ से यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, इतना ही डिस्टेंस यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, इतना ही डिस्टेंस यहाँ ले लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और अब इसको मिलाती हुई आप प्रॉपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे,
इसको मिलाती हुई आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए देखना, कर्व बनाएंगे, ध्यान देंगे जरा, देखो ऐसे बनेगी। अब यहां से यहां का डिस्टेंस, कहीं से भी कहीं, ये जो डिस्टेंस है ना, बीच का जो डिस्टेंस दिखा रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, कहीं से भी ले लो आप, यहां से ले लीजिए डिस्टेंस चाहे तो परपेंडिकुलर, यहां से आप डिस्टेंस ले लीजिए ये वाला, या यहां से डिस्टेंस लीजिए तो ज्यादा है प्रॉपर। ये सारे डिस्टेंस बेटा इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली ना टीएफसी है बेटा, क्योंकि ये तो आपने बनाया टीसी, ये तो आपने बनाया टीसी, तो बेटे टीसी और टीबीसी में से अगर मैं माइनस करूंगा तो टीएफसी आएगा। देखो जरा, अगर मैं टीसी में से टीबीसी माइनस करूंगा तो क्या निकल कर आएगा मेरा, टीएफसी। तो यानी कि एक चीज का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, कि ये इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना बेटे, वो हमेशा सेम रहता है, क्योंकि इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टीएफसी, और टीएफसी हमेशा सेम रहता है। इसलिए आपको डायग्राम बनाते समय ध्यान रखना है कि डिस्टेंस सेम। क्लियर हो गई बात बेटे सबको? अब यही बात मैं दो तीन बातें इसके बारे में लिखने वाला हूँ नेक्स्ट पेज पे, और आप मेरे साथ लिख लीजिए इसको फटाफट से। ये तो आपने बना ही लिया होगा, ठीक है? चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ बेटे, इसके बारे में दो तीन। जीरो लेवल पे जीरो नहीं होता, जो मैंने बताया वो सब मैं लिखने वाला हूँ। एक मिनट यार, एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी हमें, स्लाइड इसमें है नहीं है, एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी हमें। रुको एक मिनट, एक ना स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी बेटे, मैं ऐड कर ही देता हूँ। चलिए इस स्लाइड्स पे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ना इसमें स्लाइड्स ना फिनिश हो गई थी इसमें। चलिए इसके इसमें लिख देता हूँ मैं, दो चार बातें लिखनी है मेरे को। पहली बात तो मुझे ये लिखनी है, नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, कॉमा टीसी, टीसी है बेटे, टीसी इज नॉट जीरो, ये इज लिख रहा हूं बेटे, अपने आप चल जाता है, वो खराब सा हो जाता है इसमें। इट्स नॉट जीरो बिकॉज, क्यों जीरो नहीं होता बेटे, बिकॉज, ये बिकॉज लिख रहा हूं, बिकॉज इट इंक्लूड्स, इट मतलब टीसी, बिकॉज इट इंक्लूड्स टीएफसी विच नेवर बी जीरो, विच नेवर बी जीरो, विच नेवर बी जीरो। तो जीरो लेवल पे ये कभी भी जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर टीएफसी शामिल होता है, जो खुद जीरो नहीं होता तो इसको भी जीरो नहीं होता। सिंपल सी बात है। दूसरी बात बेटे, सेकंड पॉइंट इसका, सेकंड पॉइंट, एज आउटपुट राइजेस, एज आउटपुट राइजेस, कॉमा टीसी यानी कि टोटल कॉस्ट shows the, total cost shows the behavior of only, shows the behavior of only, behavior of only TVC, because TFC remains constant, TFC remains constant, क्योंकि बेटे TFC constant है। नेक्स्ट थर्ड, the perpendicular gap, the perpendicular gap the perpendicular gap between
टीसी एंड टीवीसी कर्व, जो मैंने लास्ट में बताया था, बिटवीन टीसी एंड टीवीसी कर्व remains the same, remains the same because that gap, because that gap is TFC, because that gap is TFC. क्यों वो गैप TFC क्यों है? क्योंकि TC माइनस TVC है, वो TC माइनस TVC इज इक्वल टू TFC होता है, इसलिए वो गैप TFC है. That gap is TFC which remains constant, which remain constant, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. क्लियर हो गया बेटे? तो बेटे हम आज की क्लास के अंदर बच्चे हम इतना ही करेंगे. मैंने आपको टोटल कॉस्ट के बारे में सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए. ठीक है, कि टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उन दोनों का नेचर और उनका कंबाइंड मैंने डायग्राम भी बना दिया और उसका कंबाइंड नेचर भी आपको शो कर दिया. तो टोटल के कॉन्सेप्ट बेटे हमारे हो गए. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एवरेज के बारे में बात करेंगे. इसके बारे में बात करेंगे, एवरेज कॉस्ट के बारे में बात करेंगे. तो जैसे एवरेज कॉस्ट होती है, और एवरेज कॉस्ट जो होती है वो सम टोटल होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का. तो एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे. ठीक है, उसके बाद एक क्लास मार्जिनल कॉस्ट वगैरह और रिलेशंस की आएगी. एंड एक हम न्यूमेरिकल्स होंगे इसके अंदर, कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो ये सब उसके अंदर होगा. तो अप्रोक्सीमेटली 2 क्लासेस तो और होंगी, और शायद एक आधी और भी लगे, तो कंफर्म है ही है. ठीक है, तो चलिए, और बेटे चलिए इतना ही करते हैं. ठीक है.